सब कुछ शुरू होता है एक लड़की से जिसका नाम है कोको इग्वालादा, लेकिन हम उसे बस कोटो बुलाएंगे। कोटो एक हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठी होती है और फिर वो एक लड़के से बात करने जाती है जिसका नाम है कूरो, जो हमारा मुख्य प्रोटैगनिस्ट है। वो उसे ग्रीट करती है लेकिन लड़का भ्रमित होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन है। फिर वो कहती है, तुम्हें याद नहीं है उस लड़की को जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? लेकिन वो जवाब देता है कि उसे याद नहीं कि कभी वो इतनी बुरी हालत में था कि किसी को उसकी जान बचानी पड़ी हो। कॉटो बताती है कि 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में जब वो कॉरिडोर में चल रहा था तो कुछ बच्चे भागते हुए आए और उसे टकराकर गिरा दिया, लेकिन गिरने से पहले कॉटो ने उसे पकड़ लिया था। उस दिन कूरो और उसकी गर्लफ्रेंड साकी ने कॉटो को थैंक किया था और कूरो ने वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। उसी पल कॉटो को कूरो से पहली नजर में प्यार हो गया। कॉटो कूरो को एक गोट लाइक फिगर बोलती है जिसके 2 डीमन हॉर्न्स हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो एक नॉर्मल लड़का ही दिखता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और कूरो कहता है कि अब उसे सब याद आ गया और फिर वो माफी मांगता है और बताता है कि उसे लड़कियों के चेहरे याद रखने में दिक्कत होती है, खासकर जब वो नई टोपी पहन रही हो। वो फिर उसके पास बैठती है और खुद को दोबारा इंट्रोड्यूस करती है ताकि कूरो उसे फिर कभी ना भूले। फिर कॉटो उसे प्रपोज करती है कि उन्हें डेटिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड साकी से ब्रेकअप हो चुका है और अब वो सिंगल है। लेकिन वो चाहती है कि कूरो खुद बताए कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। कूरो बताता है कि एक रात जब वो दोनों नदी के पास से गुजर रहे थे, एक मॉन्स्टर आया और वो डर के मारे भाग गया, अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर, और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन कॉटो कहती है कि ये झूठ है। असली कहानी ये है कि मॉन्स्टर कूरो से डरा हुआ था और साकी भी डर गई थी क्योंकि उसने देखा कि मॉन्स्टर कूरो से कितना डरता है, जिससे उसे कूरो की असली आइडेंटिटी पर शक हुआ। कॉटो समझाती है कि सारे मॉन्स्टर्स उसकी असली पहचान को जानते हैं और उससे डरते हैं। तब कूरो पूछता है कि कॉटो असल में है कौन, और वो बताती है कि वो सभी मिथिकल क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स या योकाई की गॉडेस ऑफ विजडम है। लेकिन कूरो को उस पर विश्वास नहीं होता तो वो कहती है कि 6 साल पहले के न्यूज़पेपर ढूंढो जिसमें एक लड़की की कहानी है जो गायब हो गई थी और बाद में बिना एक आंख और एक पैर के मिली थी। फिर कॉटो चली जाती है और बस में बैठ जाती है घर जाने के लिए। तभी उसे एक स्पिरिट क्रीचर मिलता है जो उससे मदद मांगता है और बताता है कि लाइब्रेरी में एक डीमन मॉन्स्टर छुपा हुआ है। लेकिन वो कहती है कि वो कल हैंडल करेगी क्योंकि अभी वो कूरो का पीछा कर रही है। अगले दिन कूरो न्यूज़पेपर ढूंढता है और कॉटो की कहानी पढ़ता है। कॉटो उससे पूछती है कि क्या अब उसकी इन्वेस्टिगेशन से उसे यकीन हुआ, लेकिन कूरो कहता है कि इससे यह प्रूव नहीं होता कि वो गॉडेस है। तभी एक इंसान उसके सामने एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि लाइब्रेरी में मॉन्स्टर घुस गया है और मदद मांगता है। फॉक्स जैसे ही कूरो को देखता है डर के मारे कांप जाता है। फॉक्स को ट्रांसफॉर्म होते देख कूरो को अब भरोसा हो जाता है और फिर दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर कॉटो मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता और उस पर हमला करता है। कूरो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए दोनों भागते हैं। कुछ देर भागने के बाद कूरो रुकता है और मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उसका पूरा हाथ खा जाता है। कॉटो डर जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि कूरो इमॉर्टल है और उसका शरीर रिजेनरेट कर सकता है। मॉन्स्टर कूरो का मांस खाने के बाद मर जाता है। कॉटो शॉक्ड होती है और कूरो से पूछती है कि वो असल में है कौन। तब कूरो कहता है कि वो अपने मिथिकल क्रीचर्स से पूछ ले कि वो कौन है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने 2 तरह का डीमन मीट खाया था जिससे उसे इमॉर्टल पावर्स मिल गईं। अगले दिन कूरो हॉस्पिटल में अपने कजिन से मिलने जाता है और वहां उसे कॉटो मिलती है। वो लाइब्रेरी में जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं और कॉटो उसके हाथ के बारे में पूछती है। कूरो बताता है कि वो ठीक है और बताता है कि जब वो छोटा था तो उसने जो मीट खाया था वो मरमेड का था, इसलिए उसके पास फुल बॉडी रिजेनरेशन है। लेकिन कॉटो कहती है कि मरमेड का मांस खाने से इटर्नल यूथ भी मिलती है। फिर वो अब बच्चा क्यों नहीं दिखता? तो वो बताता है कि शायद जो दूसरा मीट उसने खाया था उसका इफेक्ट इटर्नल यूथ को सप्रेस कर रहा है। कॉटो पूछती है कि वो दूसरा मीट क्या था, लेकिन कूरो बताता नहीं।
फिर कॉटो उसे एक मिथिकल क्रीचर से मिलाने ले जाना चाहती है जो एक जायंट सर्पेंट है, क्योंकि उसने सुना है कि उसके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ कॉटो ही दे सकती है। लेकिन कूरो मना कर देता है और कहता है कि उसके पास और भी जरूरी काम है, तो कॉटो अकेले जाती है। स्नेक उसे बताता है कि अब इंसान उसे भूल चुके हैं। वो कई सालों से कोई प्रार्थना नहीं सुन पाया और अब इंसान उसे वाटर गॉड भी नहीं मानते। फिर स्नेक देखता है कि कॉटो उदास है और पूछता है कि क्या हुआ। कॉटो बताती है कि वो उदास है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कूरो उसके साथ नहीं आया। वो माफी मांगती है और पूछती है कि उसने उसे मदद के लिए क्यों बुलाया। तब स्नेक बताता है कि कुछ दिन पहले एक औरत ने एक लाश लेक में फेंकी थी। उस औरत का नाम तानो था और वो लाश यशारा हिरोकी थी, जो तानो के एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस था। तानो को बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने वो लाश उस सांप को देने के लिए लेक में फेंकी, क्योंकि उसने सुना था कि वो इंसानों को खाता है। लेकिन स्नेक ने देखा था कि तानो ने ये सब जानबूझकर किया, और जब उसने लाश फेंकी तो वो बुदबुदाई कि आई रियली होप समवन फाइंड्स यू। और उसने लाश के साथ कुछ भारी नहीं बांधा, जिससे साफ था कि वो चाहती थी कि लाश मिले। इसलिए स्नेक ने कॉटो को बुलाया ताकि गॉडेस ऑफ विजडम उसे ये समझा सके। कॉटो उसे कई एक्सप्लेनेशंस देती है, लेकिन हर वजह बेकार निकलती है। फिर वो एक कहानी बताती है जो शुरू होती है तानो के एक्स बॉयफ्रेंड मचाई से, जिसकी मौत उसकी कोवर्कर के साथ हुई थी। मचाई ने अपने बॉस हीरू के अकाउंट से पैसे चुराए थे और उसे लगा कि बॉस को पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपनी कोवर्कर के साथ सुसाइड करने का फैसला किया। उसी समय तानो प्रेग्नेंट थी और उसे लगा कि बच्चा मचाई का है, लेकिन मिसकैरेज हो गया। फिर गुस्से में उसने अपने अनबॉर्न बेबी को रिवर में फेंक दिया। तानो ने बाद में शहर छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। सालों बाद हीरू उससे मिलने आया और बताया कि असल में पैसे उसने चुराए थे और मचाई और उसकी कोवर्कर को मार दिया था, क्योंकि वो उसे एक्सपोज करने वाले थे। ये सुनकर तानो ने हीरू को मार दिया और उसकी लाश रिवर में फेंक दी, ताकि पुलिस पूरी रिवर सर्च करे और शायद उसका बच्चा मिल जाए। यही वजह थी कि उसने वो कहा कि आई होप समवन फाइंड्स यू। लेकिन जैसे ही कॉटो स्नेक को ये कहानी बताती है, वो देखती है कि कुरो पास ही छुपा हुआ था और सब सुन रहा था। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कॉटो बताती है कि जो कहानी उसने स्नेक को बताई वो सब झूठ थी। असली वजह ये थी कि तानो सिर्फ देखना चाहती थी कि स्नेक इंसानी लाश खाता है या नहीं। 2 साल बाद हम देखते हैं कि कूरो की एक्स गर्लफ्रेंड साकी अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। साकी और उसका पार्टनर एक हाल ही की केस के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर नदी में गिर गया था। उस आदमी ने साकी को बताया कि वो एक ब्यूटीफुल गोस्ट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उसने बताया कि वो एक फेसलेस लेडी थी जिसकी 2 बड़ी आंखें थीं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में साकी ने लिखा कि एक पपी रोड पर था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। उसका पार्टनर इस बात पर बहस करता है कि उन्हें सही बयान लिखना चाहिए, लेकिन साकी कहती है कि रिपोर्ट में गोस्ट का जिक्र करना और भी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। फिर साकी बताती है कि ये सब स्टील लेडी नाम की गोस्ट का काम है, जिस पर उसका पार्टनर कहता है कि उसने भी ऐसी कई रिपोर्ट्स सुनी हैं, लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं होता कि सच में गोस्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही उसका पार्टनर वहां से जाने लगता है, साकी उसे बताती है कि स्पिरिट्स और योकाई सच में उनके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और उसका खुद का एक्स बॉयफ्रेंड कूरो भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर था, बस ह्यूमन फॉर्म में। यही वजह थी कि उसने कूरो से ब्रेकअप कर लिया। फिर वो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है जहां इंसिडेंट हुआ था, और वहीं उसकी मुलाकात कॉटो से होती है, जो सीधे आकर उसके ऊपर गिरती है। कॉटो दरअसल स्टील लेडी से लड़ रही होती है और तभी साकी ये सब देखकर इरिटेट हो जाती है और उस स्टील लेडी को अभी खत्म करना चाहती है। वो दौड़ती है और उस गोस्ट से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ सीधा स्टील लेडी के शरीर के आर पार निकल जाता है। फिर स्टील लेडी उस पर एक मेटल बीम फेंकती है और साकी गिर जाती है। कॉटो उसे उठाती है और स्टील लेडी को छू लेती है, जिससे गोस्ट वहां से भाग जाती है। फिर साकी उससे पूछती है कि वो गोस्ट को कैसे छू सकती है, जबकि वो खुद ऐसा नहीं कर पाई। तब कॉटो बताती है कि वो बाकी इंसानों की तरह नहीं है। कॉटो उसे कहती है कि वो जो भी हुआ उसे भूल जाए और पुलिस को ना बताए, क्योंकि इससे और बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।
लेकिन साकी अपना बैग खोलती है और बताती है कि वो ऑफिसर है और उसे स्टेशन ले जाकर और सवाल पूछना होगा और उसके जख्मों का इलाज कराएगी। जैसे ही कॉटो उसके बैज पर नजर डालती है, उसे साकी का नाम पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये कूरो की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो चौंक जाती है। वो कहती है कि अगर उसे पहले से पता होता तो वो उसे स्टील लेडी से बचाती ही नहीं। इस पर साकी नाराज हो जाती है। फिर वो दोनों साकी के अपार्टमेंट जाते हैं जहां कॉटो बताती है कि अब वो और कूरो डेट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। वो साकी को उनके कुछ फोटोज दिखाती है, लेकिन साकी कहती है कि इन फोटोज में कूरो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा और वो ये सबसे अच्छे से जानती है क्योंकि उसने उसे 4 साल तक डेट किया है। साकी कॉटो से पूछती है कि जब वो स्टील लेडी से लड़ रही थी तो कूरो वहां क्यों नहीं था। कॉटो बताती है कि वो 1 हफ्ते से गायब है और जाने से पहले उसने बस एक मैसेज भेजा था कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। कॉटो फिर एक जायंट स्केलेटन के रूप में स्पिरिट का यूज करके चली जाती है और साकी स्टील लेडी के बारे में और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो पता लगाती है कि उस गोस्ट का असली नाम कारिन ननासे है। जब वो 18 साल की थी, उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन एक दिन उसे एक इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल मिला और वो एक मशहूर आइडल बन गई। उसके बहुत सारे फैंस हो गए। फिर साकी एक फैन विकी पेज ढूंढती है जहां उस आइडल के बारे में सारी जानकारी होती है। उस पेज पर लिखा होता है कि उसके पिता की मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेकिन रूमर फैला कि ननासे ने ही अपने पिता को मारा था क्योंकि उसके पिता उसे मशहूर होते हुए पसंद नहीं करते थे और उसे शर्मिंदगी का कारण मानते थे। इस रूमर की वजह से ननासे को टेम्परेरीली एक्टिंग छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद उसकी मौत कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरती हुई स्टील बीम्स की वजह से हो गई। कॉटो भी अब स्टील लेडी को हराने का तरीका ढूंढ रही है क्योंकि उसके सारे स्पिरिट्स और छोटे क्रीचर्स उससे डरते हैं और क्योंकि वो उनकी गॉडेस है, उसे खुद ही उसे रोकना होगा। बाद में कॉटो एक रेस्टोरेंट जाती है जहां एक स्पिरिट उसे बताता है कि स्टील लेडी फिर से दिखाई दी है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि कोई उससे लड़ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि कूरो है। साकी भी वहां पहुंचती है और दोनों उसे फाइट करते हुए देखते हैं। कूरो हार रहा होता है और स्टील लेडी का एक भारी वार उसे मार डालता है, लेकिन वो फिर रिवाइव हो जाता है और अचानक उसे उसके सारे अटैक्स का पता चलने लगता है। साकी को समझ नहीं आता कि कूरो को ये सब कैसे पता चला। तब कॉटो बताती है कि कूरो ने जो दूसरा मीट खाया था वो एक जानवर कूडान का था। आमतौर पर कोई भी ये मांस खाने के बाद सरवाइव नहीं करता, लेकिन उसकी दादी ने उसे ये दोनों मीट्स खिलाए थे, पहले मरमेड का और फिर फाइनल टेस्ट के तौर पर कुदान का। कुडोन का मांस खाने के बाद कूरो को फ्यूचर देखने की एबिलिटी मिली, लेकिन वो इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ तब कर सकता है जब वो मरता है। यानी जब स्टील लेडी उसे मारती है तब वो फ्यूचर देख सकता है और वापस जिंदा होकर उसके सारे मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है। हम वापस फाइट में आते हैं जहां कूरो स्टील लेडी की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद को फिर से सही कर लेती है और वहां से भाग जाती है। फिर कूरो उन्हें दोनों को देख लेता है और सब साकी के अपार्टमेंट में मिलते हैं। वहां वो प्लान करते हैं कि स्टील लेडी को हराने के लिए क्या करना होगा। कॉटो समझाती है कि वो एक अलग तरह की गोस्ट है क्योंकि उसे इंसानों की इमेजिनेशन ने बनाया है। लोगों ने उसे एक नाम और अपीयरेंस दी और इसलिए वो असल में रियलिटी बन गई। साकी पूछती है कि इतने सारे लोग कैसे एक जैसी इमेज सोच सकते हैं। तब कॉटो बताती है कि ये सब उस विकी पेज की वजह से हुआ जो उसके फैंस ने बनाया था। तो उसे हराने के लिए उन्हें उस स्टोरी को बदलना होगा ताकि लोग स्टील लेडी पर विश्वास करना बंद कर दें, और जैसे ही ये होता है उसका वजूद खत्म हो जाएगा। फिर इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कॉटो को और जानकारी चाहिए होती है और वो साकी से उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स मांगती है। इन फाइल्स में कारिन ननासे के बारे में सारी जरूरी जानकारी होती है। फिर वो इंसिडेंट वाली जगह पर जाते हैं और एक गोस्ट की मदद से कंफर्म करते हैं कि ननासे सच में स्टील बीम्स से कुचली गई थी, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही चाहती थी कि वो बीम्स उसे कुचल दें। फिर वो उस गोस्ट से बात करते हैं और सब इस बात पर अग्री करते हैं कि उन्हें एक नकली कहानी बनानी होगी जो पुरानी कहानी की जगह ले सके ताकि आखिरकार स्टील लेडी को मिटाया जा सके। इस फेक स्टोरी के सक्सेसफुल होने की पुष्टि करने के लिए वो कूरो की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ऑल्टरनेट फ्यूचर्स देखे जा सकते हैं, और वो उस फ्यूचर को देख सकता है जिसमें स्टील लेडी अब एग्जिस्ट नहीं करती।
उसी रात हम देखते हैं कि साकी का पार्टनर भी स्टील लेडी का शिकार बन चुका है। इस खबर के फैलने से कॉटो के स्टील लेडी को हराने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए उसे जल्दी कोई प्लान बनाना होता है। कुछ घंटे बाद उसके पास 4 सॉल्यूशंस होते हैं स्टील लेडी को हराने के लिए, लेकिन इससे वो बहुत थक जाती है और सोना चाहती है। तो साकी और कूरो खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं। रास्ते में साकी कूरो से पूछती है कि वो कॉटो को डेट क्यों कर रहा है, जबकि वो उसकी टाइप नहीं है। फिर वो बताती है कि उसे सच्चाई पता है कि कूरो असल में अपनी कजिन रा से प्यार करता है, जो पिछले 3 साल से हॉस्पिटल में है और जिसे कूरो अक्सर मिलने जाता है। फिर वो उसकी कजिन से मिलने जाते हैं और साकी उसे देखकर वैसे ही डर जाती है जैसे उस वक्त जब उसने कुरो से ब्रेकअप किया था। कुरो साकी को बताता है कि भले ही रा बीमार है लेकिन वो नहीं मरेगी, क्योंकि उसमें भी वही पावर्स हैं जो कूरो के पास हैं। उसने भी वही दोनों डीमन मीट्स खाए थे। कौतो जब उठती है तो वो साकी से बात करती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसे पता था कि रा के पास भी कूरो जैसी पावर्स हैं। कॉटो बताती है कि उसे पहले से पता था और फिर वो दोनों पीसेस जोड़ने लगते हैं कि रा असल में है कौन। कॉटो बताती है कि जब रा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था तो उसने कुछ हफ्ते उनके साथ बिताए थे। शुरू में दोनों के बीच अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। कॉटो ने नोटिस किया था कि रा हमेशा कंप्यूटर पर रहती थी और उसे आर्ट बनाना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन वो अचानक चली गई। कॉटो को अब जाकर एहसास होता है कि रा ही वो इंसान थी जिसने स्टील लेडी का विकी पेज बनाया था, क्योंकि उसका पेंटिंग स्टाइल उसी इमेज जैसा है जो विकी पर दिखाया गया था। लेकिन कॉटो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये सब उसी ने किया होगा। फिर उसे समझ आता है कि कूरो को पहले से पता था कि रा ही स्टील लेडी की क्रिएटर है, और यही वजह थी कि वो 1 हफ्ते तक गायब था, क्योंकि वो उसे ढूंढने गया था और इसीलिए उसने कॉटो से कहा था कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। यही वजह थी कि स्टील लेडी को हराना इतना मुश्किल था, क्योंकि आरा अपनी पावर का इस्तेमाल करके फ्यूचर देखती थी और हमेशा ऐसा फ्यूचर चुनती थी जिसमें लोग स्टील लेडी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन हर बार जब वो ये पावर इस्तेमाल करती थी, वो मरती थी और फिर से जिंदा होती थी। उसने ये प्रोसेस सैकड़ों बार किया था ताकि वो गोस्ट जिंदा रह सके। फिर एक यकाई स्पिरिट कॉटो से मिलने आती है और बताती है कि उसने स्टील लेडी को ढूंढ लिया है। कॉटो कहती है कि ये आखिरी रात होगी उसे हराने की। उनका प्लान ये होता है कि कुरो स्टील लेडी से लड़ेगा, जबकि साकी और कॉटो विकी पेज पर नकली कहानियां लिखेंगे ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो सच में एग्जिस्ट नहीं करती। और जैसे ही लोगों का विश्वास कमजोर होगा, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। अरे एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और ऐसा फ्यूचर चुनती है जिसमें स्टील लेडी अब भी एग्जिस्ट करती है, जबकि कूरो इसका उल्टा करने की कोशिश करता है। कॉटो वेबसाइट पर लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये गोस्ट असली में कोई इंसान है जो स्टील लेडी की शक्ल में डिस्गाइज में है, ताकि वो क्राइम करके बच सके, क्योंकि पुलिस की जांच कभी असली क्रिमिनल की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन वो लोगों को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाती और वो लोग हर बार उसकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। फिर वो कई और रीजंस बताने की कोशिश करती है कि स्टील लेडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। इसलिए वो अपना चौथा और आखिरी स्टोरी लेकर आती है, जिसमें वो विकी पर लिखती है कि करिन ननासे असल में अभी भी जिंदा है और वो स्पॉटलाइट से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि उसके ऊपर ये रूमर्स थे कि उसने अपने पिता को मारा है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार और उसकी बहन भी उससे अलग हो गई थी। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहती थी। उसने खुद जैसी दिखने वाली एक लड़की ढूंढी और जब वो उससे मिली तो दोनों में दोस्ती हो गई। फिर एक दिन उसने उस लड़की से एक फेवर मांगा कि वो उसके लिए डीकॉय बने और पापरात्सी का ध्यान असली लोकेशन से हटा दे। लड़की मान जाती है और ननासे के कपड़े पहनने लगती है और अपने बाल रंगने लगती है। ननासे उसे कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट में दौड़े और वो बाद में वहां आएगी, लेकिन फिर वो उसे बेहोश कर देती है और उसके चेहरे पर स्टील बीम गिरा देती है ताकि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाए। इस तरह ननासे उसकी जगह खुद को छुपा सकती थी और नॉर्मल लाइफ जी सकती थी। लेकिन कुछ यूजर्स सवाल उठाते हैं कि फिर स्टील लेडी ननासे का क्या मतलब हुआ अगर असली ननासे अभी भी जिंदा है? और फिर बाकी यूजर्स कहते हैं कि असली ननासे ने ही शायद स्टील लेडी को बनाया और खुद ही विकी बनाई, ताकि लोग ये माने कि वो मर चुकी है। इस वजह से सभी लोगों का विश्वास बदलने लगता है और अब उन्हें लगता है कि ननासे सच में जिंदा है और उसने ही सब कुछ प्लान किया ताकि वो छुप सके। और तभी कूरो
आखिरकार उस गोस्ट को हरा देता है और वो अस्तित्व से गायब हो जाती है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।